अब स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके MT4 में टोटल बेसिकली था 65 क्वेश्चन, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अभी। एक जिसमें माइनिंग के कोर क्वेश्चंस है, माइन सिस्टम इंजीनियरिंग क्वेश्चंस है, और मैथ्स के क्वेश्चन, या फिर मैथ्स के नहीं, एप्टी के क्वेश्चन मैंने अलग कर दिया है। मैथ्स एप्टी दोनों है इसमें। मैथ्स और एप्टी के क्वेश्चन हमने अलग कर दिए। ठीक है, तो टोटल 13 क्वेश्चन है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 52 क्वेश्चन वो है कोर के, और माइंड सिस्टम वगैरह है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है ना? हम्म, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ देयर आर m सोर्सेस एंड एन डेस्टिनेशन इन अ ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में कह रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। तो फिर बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, याद रखिएगा आप लोगों का क्या बोल रहा है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए वैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ पे m सोर्सेस है। तो ऐसे ये आपका कर करके यहाँ तक होगा आपका, इसे मान लीजिए 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे कर करके ये आपका एन सोर्सेस है। और यहाँ पे आपका एन डेस्टिनेशन है, 1 2 3 4 एन है। ठीक है, तो हम लोग को पता है जब ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स है हमारा, अब यहाँ पे एम क्रॉस एन है। एम क्रॉस एन है, तो हम लोग को पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हम लोग डिमांड देखते हैं, सप्लाई देखते हैं। डिमांड डिमांड और सप्लाई आपका बराबर है, तो हम लोग का क्या होता है, डिमांड और सप्लाई अगर आपका बराबर है, तो इस केस में हम लोग का होता है बैलेंस्ड। अगर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है, तो हम लोग डमी रो या कॉलम ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो आपको पता होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। इसका तीन मेथड होता है फाइंड करने का। एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा लीस्ट काउंट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा लीस्ट काउंट मेथड, और तीसरा आपका होता है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे हम लोग वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, तीन मेथड आपको पता होगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट काउंट मेथड और वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और उसमें हम लोग जो नंबर ऑफ एलोकेशन है, मतलब ये ब्लॉक एलोकेट होता है, वो नंबर ऑफ एलोकेशन, वो अगर m प्लस एन माइनस वन के बराबर है, तब तो ठीक है। अगर वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन के बराबर है, तब तो ये आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के दिखाता है। और फिर हम लोग फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए उसके आपका दो मेथड होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम लोग जाते हैं, क्या मोडी मेथड होता है, स्टेपिंग स्टोन मेथड होता है, पता होगा आपको। तो ये आपका होता है प्रॉपर। अगर आपका नंबर ऑफ एलोकेशन, सबसे पहले तो हम लोग इसमें जाएंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। इसका तीन मेथड है। इससे अगर नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस एन माइनस वन के बराबर आ गया, तो आपका ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। और लेकिन अगर वही नंबर ऑफ एलोकेशन आपका, नंबर ऑफ एलोकेशन इज लेस देन m प्लस एन माइनस वन है, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जनरेसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डी जनरेसी का मतलब ये होता है कि जितने एलोकेटेड सेल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें फिर हम लोग अलग मेथड के लिए हम लोग जाते हैं, फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा, कितना नंबर ऑफ एलोकेशन है आपका इन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में तो वो क्या होता है आपका, m प्लस एन माइनस वन के बराबर। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। तो इसमें ये कह रहा है कि जब हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे इन तीन मेथड की मदद से, इससे नंबर ऑफ एलोकेशन अगर m प्लस एन माइनस वन के बराबर है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देगा। फिर फार्दर हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग मोदी और स्टेपिंग स्टोन जाते हैं। मतलब कि तो इन तीनों से सॉल्यूशन आया है, वो ऑप्टिमल है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं मोडी या स्टेपिंग स्टोन से। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग उसमें मेथड को लगा के फिर हम लोग फर्दर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। वही अगर नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस एन माइनस वन से कम है, तो डीजेनरेसी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सोन बिलो। इसको कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना है 3x + 7y को। रिपीट कीजिए सर। ये क्या रिपीट करना है यार? किस क्वेश्चन को रिपीट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को? क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं है। देखिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है ना, जिसमें m सोर्सेस है और n डेस्टिनेशंस है। उसमें हम लोग पहले, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपका क्या होता है कि आपकी सोर्सेस है, आपके डेस्टिनेशन है, वहां से सामान आपको भेजना है। आपका एक ब्लॉक में जो रहता है 1 से 2, मान लीजिए 1 ब्लॉक में, उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है वो? आपका कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1 को ले जाने के लिए ये कॉस्ट क्या है पर यूनिट, तो वो आपका एक सेल में जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग एलोकेशन करते हैं कि इसमें हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। इसके लिए हम लोग पहले क्या जाते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए मतलब हम लोग को कुछ इनिशियल कुछ एलोकेशन तो मिले। हम लोग सीधे कैसे पता कर सकते हैं वो मिनिमम है कि नहीं? तो उसका 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और ये वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है। अब ये तीनों आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कि लीस्ट, एकदम जो मिनिमम कॉस्ट है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो वो हम लोग चेक करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन से, जो मोदी मेथड होता है, स्टेपिंग स्टोन मेथड। अब नंबर ऑफ एलोकेशन अगर m+n-1 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो अगर m+n-1 से कम है तो डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है। एलोकेशन का मीनिंग की तुम्हारा मतलब कि मान लो यहाँ पे ये इसको एलोकेट हो गया, ये इसको एलोकेट हो गया, यहाँ पे ये इसको एलोकेट हो गया, कितना एलोकेट हो गया, मतलब कि 1 से 1 में कितना जाएगा। सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 में आपका एक कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट पर यूनिट है, अब कितना यूनिट जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता है ना आपका। उस हिसाब से मान लीजिए यहाँ 50 है तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ 50 एलोकेट होगा ना। अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जाएंगे हम लोग तो नॉर्थ वेस्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे 50 एलोकेट करेंगे ना इसको, तो ये आपका डेस्टिनेशन का 50 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 10 बचेगा। तो फिर 10 यहाँ पे किसी और को एलोकेट होगा ना, समझ रहे हो? उस हिसाब से एलोकेशन कह रहे हैं। तो वो अगर m+n-1 के बराबर है तो वो आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सोन बिलो, मैक्सिमाइज करने को कह रहा है। 3x + 7y की इक्वेशन है, सब्जेक्ट टू 3x + 7y इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसमें आपका कंस्ट्रेंट हम लोग देखते हैं कितना है। दो कंस्ट्रेंट है। एक कंस्ट्रेंट इसको हम लोग मान लेते हैं C1, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट C2 मान लेते हैं। कंस्ट्रेंट C1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग कंस्ट्रेंट C1 में देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसको x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं। कंस्ट्रेंट C1 में हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/3, 10/3, 0। और यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 10/7, 0, 10/7। ये आपका ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग अगर हम लोग x का y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 हो गया। 2 देखिए क्या है, ये तो 3.33 है, तो 2 यहाँ आएगा, 2, 0। और जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3 आपका है, 4/3 बड़ा है कि 10/7 बड़ा है? 10/7 बड़ा है, तो 4/3 यहाँ पे आएगा अप्रोक्स, 0, 4/3। ठीक है, ये आपका ये होगा। अब ये देखिए, अरे x>0, y>0। अब देखिए ये आपका ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ये तो नेट आपका जो कंस्ट्रेंट का रीजन होगा ये होगा। ठीक है सर, अगर एक ही कंस्ट्रेंट दिया हो तो कैसे करते हैं? एक कंस्ट्रेंट डिपेंड करेगा, क्वेश्चन तुम्हारा कैसा है ना। एक ही कंस्ट्रेंट दिया, मान लो यही दिया है, तो बस इसी के ऊपर कर देंगे हम लोग। मान लो बस ऊपर वाला कंस्ट्रेंट दिया है, वैसे नीचे वाला दिया है, तो उसका बस ग्राफ बनाओ। और x1, x, y>0, ये कंस्ट्रेंट हमेशा मैक्सिमम केस में दिया ही रहता है, तो ये यहाँ पे x>0, y>0, यहाँ पे तुम्हारा एक फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा। तुम्हारे में कितना कंस्ट्रेंट दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तुमको फाइनल फिजिबल रीजन तुमको उससे निकालना है। फिजिबल रीजन निकालना है और उसमें जितने पॉइंट लाइक कर रहे हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन देंगे। फिर हम लोग जाते हैं कॉर्नर पॉइंट की तरफ। जैसे यहाँ पे क्या कॉर्नर पॉइंट ये है और ये है। फिर कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाते हैं और कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, उसमें जो मैक्सिमम देता है वो आपका होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे इस केस में, तो इस केस में क्या है कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन। इस केस में दो कंस्ट्रेंट है, C1, C2। C1 का पूरा होगा, C2 का इतना होगा, तो टोटल सबका मिला के कितना होगा, ये होगा, ये एरिया होगा ना, ये एरिया होगा। अब इस एरिया में हम लोग ये आपका क्या है, फिजिबल रीजन। ये आपका हो गया फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन।
अब फिजिबल रीजन में जितने पॉइंट लाई करें वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन देगा, लेकिन हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ऑप्टिमल के लिए हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग जो कॉर्नर पॉइंट पे जाएंगे, तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये है और ये है, इन तीनों पे हम लोग रख के चेक कर लेंगे। मान लो जेड आपका क्या है, 3x+7y दिया है, तो 0,0 पे कितना है, जीरो वैल्यू। और नेक्स्ट देखते हैं 2,0 पे आपका क्या वैल्यू है, तो 3 2 6। नेक्स्ट आपका क्या है, 0,4/3 पे आपका क्या वैल्यू है, तो सॉल्व करिए। 0,4/3 पे तो आपका हो जाएगा 28/3, ये 9 पॉइंट कुछ होगा। फिजिबल मीनिंग, फिजिबल का मतलब होता है कि, अरे फिजिबल का मीनिंग कॉमन होता है। फिजिबल का मीनिंग में हाँ कॉमन होता है, मतलब जो फिजिबल रीजन वो है रीजन जो रीजन में आपका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक फिजिबल रीजन हुआ ना आपका, कि जिस रीजन में आपका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, में सॉल्यूशन होगा, वो आपका होता है फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में आपका बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो सब पॉइंट आपका जो है वो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात हुआ ना, जो कॉमन रीजन होता है। तो अब उसमें से हम लोग को वो पॉइंट खोजना है जो कि मैक्सिमाइज दे। तो फिजिबल रीजन में जितने पॉइंट होंगे फिजिबल सॉल्यूशन देंगे, लेकिन हम लोग को फिर ऑप्टिमल के लिए कॉर्नर पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग वैल्यू, जितने भी कॉर्नर पॉइंट रहेंगे उसका वैल्यू लेके पुट करेंगे, और वैल्यू निकाल के फिर हम लोग वहां से चेक करेंगे कौन सा मैक्सिमम दे रहा है। तो यहाँ पे ये आपका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा 9 पॉइंट कुछ कुछ, तो एक्जैक्टली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका होगा। इसका शायद आंसर गलत दिया है, अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन आंसर इसका ये होगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 0,4/3 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब इस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो एक्जैक्टली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, यही आपका जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो है 15x1 + 20x2, सब्जेक्ट टू हल क्षेत्र। हल क्षेत्र क्या होता है भाई? चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट ये C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, और ये x1, x2 ग्रेटर देन 0, ये है ये कंस्ट्रेंट। ये x1 हो गया, x2 हो गया। कंस्ट्रेंट C1 को सॉल्व करते हैं, x2 का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3,0, 3,0 आ गया। और यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9, x2 का वैल्यू हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0,9, ये हो गया। और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 0, जो ग्रेटर है, तो मतलब ये आपका ये रीजन आपका फिजिबल, ये कंस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन के ऊपर वाला रीजन आपका ये कंस्टेंट C1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब C2 में जाते हैं। C2 में हम लोग पहले क्या करेंगे, x2 0 पुट करेंगे, तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, 2, तो 2,0। ठीक है, और जब हम लोग x1 0 पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, -4, दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, -4। ये कंस्टेंट C2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब C2 में 0 0 पुट कर रहे हैं, वो लेस देन 0, तो मतलब वो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला देख रहा है, ये वाला ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्टेंट C1, ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला रीजन, और ये है इसके लाइन के ये वाला रीजन। तो कॉमन रीजन क्या होगा, ये होगा ना, कॉमन रीजन आपका ये होगा, यहाँ से इसके इधर से, ये नहीं होगा। अरे, ये रीजन इसके इधर का होगा, तो होगा। इसको हम लोग को क्या करना है, इसमें कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला, ये मिला, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा, इनफाइनाइट, अनबाउंडेड। अब देखो, इसमें अगर क्वेश्चन को आपको मिनिमाइज करने को कहता, तो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट में से किसी एक पे आपका मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमाइज कहने को कह रहा है, तो मैक्सिमाइज में तो ये अनबाउंडेड होगा ना, क्योंकि ये ऊपर आपका चलते जा रहा है, देखिए। तो कोई एक इनफाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू पे ये इनफाइनाइट दे देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का, अगर ये मिनिमाइजेशन कहता तो इन दोनों वैल्यू पे हम लोग पुट करते, दोनों पे जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू पे मिनिमाइज हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन किसका, मैक्सिमाइजेशन का, तो ये क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसका बाउंड नहीं है, सॉल्यूशन इसका जैसे ही ये रीजन आपका ऊपर जाते जाएगा वैसे आपका बढ़ते जाएगा। मान लीजिए और ऊपर ऐसे चलते जाएंगे, इसका लाइन बढ़ते जाएगा, तो ये रीजन बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट तक चलाएगा, x2 में इनफाइनाइट जाएगा, x1 में इनफाइनाइट जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो ये आपका क्या होगा रीजन, ये आपका केस होगा अपर का। कैसे फिजिबल, सर नहीं समझ आया। अपर का देखो ना,
अपर का मतलब क्या है? देखो कंस्टेंट C1 है, C1 है ना, C1 में आप काम करो, ये लाइन खींचे, अब इसमें जीरो जीरो पुट करो, जीरो जीरो पुट कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन 36 है कि नहीं? नहीं है ना, तो जीरो जीरो यहाँ पर लाई कर रहा था, तो ये ग्रेटर देन 36 नहीं, तो मतलब काट रहा है, तो मतलब ये ऊपर ही होगा ना रीजन। जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस रीजन को जीरो जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाला हो गया ना अपने आप। दो होता है, किधर पॉइंट लेते हैं, किधर पॉइंट लेते हैं, इधर वाला पॉइंट डालेंगे सेटिस्फाई किया तो ये रीजन है, इधर वाला पॉइंट डाले सेटिस्फाई किया तो ये रीजन है, इधर वाला नहीं किया तो ये वाला है। तो जीरो जीरो इसमें हम लोग पुट करते हैं, जीरो जीरो कंस्टेंट C1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरो जीरो पुट करें जीरो, जो कि ग्रेटर देन 36 नहीं है, नहीं है ना, तो ये इसको रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो C1 का ये हो गया। और C2 के केस में जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन हो गया। तो इन नो कॉमन रीजन ये हो गया, और यहाँ से आपका आगे क्या, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कैसे है, समझ में आया ना? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग समझते हैं, माइनिंग का है, कोर का क्वेश्चन अब आ गया। अब इसमें देखिए आपका क्या क्या दिया है, आपका इसमें पहले हम समझा देते हैं, फिर आपका चैट्स खोलेंगे, अगर कोई डाउट होगा फिर उसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया है आपका, इसमें बर्डन दिया है 3, स्पेसिंग दिया है आपका 4। ठीक है, अब ये बेंच हाइट आपका दिया हुआ है, बेंच हाइट यहाँ पे h दिया हुआ है 10 मीटर, और सबग्रेड डीलिंग कह रहा है, ये इसने किया है सबग्रेड डीलिंग ऑफ 1 मीटर, तो ये बेंच से 1 मीटर नीचे ये j हो जाएगा सबग्रेड डीलिंग, जो कि 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि स्टेमिंग इसने किया है 4 मीटर, मान लो यहाँ से 4 मीटर, ये हो गया स्टेमिंग, t बराबर 4 मीटर। और यहाँ पे इसने कह रहा है कि एयर डेकिंग किया है, यहाँ पे ऐसे कह दो डेकिंग किया है इसने 1 मीटर का। कहाँ गया डेकिंग, अब ये क्या था, डेकिंग नहीं है क्या इसमें? हाँ, ले रहा एयर डेकिंग ऑफ लेंथ 100 नहीं है, ये 1 मीटर है, क्वेश्चन में गलत है, ये 1 मीटर होगा। ठीक है, इसने एयर डेकिंग 1 मीटर किया है। तो अब देखिए आपका ये टोटल कितना है, बेंच हाइट 10 है, सबग्रेड डीलिंग J1 है, तो टोटल ये कितना हो गया, 11 मीटर हुआ। तो बोरहोल का लेंथ टोटल कितना हो गया, बोर होल लेंथ टोटल कितना हो गया आपका, 11 मीटर हो गया। इसमें से आपका 4 मीटर आपने ये किया है और 1 मीटर डेकिंग किया है, तो लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम हम लोग को मेन निकालना होता है, एक्सप्लोजिव कॉलम मतलब कितने लेंथ में आपका एक्सप्लोजिव कॉलम है वो कितना होगा। ये आपका 11 में 1 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, 11 माइनस 4 माइनस 1, ये आपका हो गया 6 मीटर हो गया। ठीक है, 6 मीटर हो गया। अब आपके में देखिए क्या क्या दिया है, आपसे यहाँ पूछ रहा है कि लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका पाउडर फैक्टर दिया हुआ है, पाउडर फैक्टर आपका दिया हुआ है केजी पर टन में, और ये आपका दिया है 0.25, पाउडर फैक्टर केजी, कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव्स लग रहा है, 6 मीटर है, इंटू लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं x केजी पर मीटर, कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव्स आपका वो ऊपर यूज हो गया। अब डिवाइड बाय कितना टन ऑफ कोयला निकल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, बर्डन इंटू स्पेसिंग, बर्डन आपका कितना है 3, क्या होता है आपका, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू डेंसिटी, यही ना हो गया आपका, कितना टन ऑफ कोयला निकल रहा है, तो बर्डन कितना है आपका 3 इंटू 4 इंटू बेंच हाइट इंटू 2000 केजी डेंसिटी, ये आपका कितने में आएगा, केजी में। इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसका हम लोग का टन में आ जाएगा, पाउडर फैक्टर जो हम लोग का यूनिट है वो मैच हो जाएगा, केजी पर टन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए कितना आएगा, x इंटू 6 बराबर, ये कितना आएगा, ये कट गया, 12, कितना है 12 इंटू 10 इंटू 0.25 इंटू 2, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, से काट देंगे 2, ये हो जाएगा 1, और ये 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 10 केजी पर मीटर। लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि पर मीटर ऑफ लेंथ में बोरोल में कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव्स है, तो हो जाएगा 10 केजी पर मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 केजी पर मीटर। ठीक है, कुछ डाउट उठा है क्या इसमें, समझ में आया ना, समझ में आया क्वेश्चन? हम्म, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना क्वेश्चन?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको भी फुल करके हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेडिंग, एक हेडिंग हम लोग को डेवलप करना है, मतलब गैलरी। इसका क्रॉस सेक्शन है 6 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर, तो 6 मीटर इसका विड्थ है और 5 मीटर इसका हाइट है। अब टोटल नंबर ऑफ होल्स कह रहा है कि इसमें 75 है, इसमें से 35 आपका ट्रिमर्स होल्स है। टोटल नंबर ऑफ होल्स आपका कितना है? 75 टोटल, 35 ट्रिमर्स होल, और ट्रिमर होल्स में आपका है चार्ज 2 केजी, 2 केजी पर होल। तो बाकी कितना होल्स बचा? 40 नॉर्मल होल बचा, उसमें आपका है चार्ज 3.5 केजी पर होल, 3.5 केजी पर होल। यहाँ पे ये समझ में आया? ये समझ में आया? और ये कह रहा है क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ ईच होल 3.5 है, मतलब एक होल का डेप्थ 3.5 है, और पुल आ रहा है 85% ऑफ होल डेप्थ। तो 3.5 का 85% कर देंगे, 85 डिवाइड बाई 100, ये आपका हो जाएगा पुल। पुल हो गया। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि पाउडर फैक्टर आपका क्या होगा। पाउडर फैक्टर इन मीटर क्यूब पर केजी, कि मीटर क्यूब ऑफ कितना आपका रॉक निकल रहा है पर केजी ऑफ एक्सप्लोजिव्स का यूज करने के लिए। आपका यूनिट का खेल है, पाउडर फैक्टर मल्टीपल यूनिट में होता है, केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर केजी, केजी पर टन, टन पर केजी, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे किस यूनिट में पूछ रहा है देख लीजिए, मीटर क्यूब पर केजी है। ये कितना मीटर क्यूब अब आपका वो निकला, कोयला। तो 5, पुल क्या है? पुल आपका यही ना होगा, डेप्थ कितना, एक राउंड ऑफ ब्लास्ट में टूट रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू पुल कितना है 3.5 इंटू 8.5, सॉरी 85 डिवाइड बाय 100। और यहाँ पे आपका नीचे क्या आएगा, कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव्स यूज हुआ है। तो 35 वो है, तो 35 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3.5, इतना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव्स यूज हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 89.25, और नीचे आपका ये आ जाएगा 210, फिर ये आपका हो जाएगा पॉइंट। एक सेकेंड सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा 0.425, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। इसको आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा 0.425 मीटर क्यूब पर केजी। अब आपको बोलेगा 2 डिजिट तक मारना है, तो 0.42 मार दीजिए, 0.43 मार दीजिए, 0.425 मार दीजिए, ठीक है, समझ में आया? रिपीट सर, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? एक सेकेंड, यही वाला 6 मीटर के बाद नहीं समझ में आया। देखो पुराना क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। वो बेंच ब्लास्टिंग का क्वेश्चन है, ये आपका अंडरग्राउंड का क्वेश्चन है। ये आपका 6 मीटर आया ना, 6 मीटर आपका एक्सप्लोजिव लेंथ आ गया। देखो मयूर तुम्हारा बता रहा हूँ, 6 मीटर के बाद का जो नहीं समझ आया। उसके बाद आपका पाउडर फैक्टर आपका दिया हुआ, पाउडर फैक्टर दिया केजी पर टन है, मतलब कितना केजी एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है 1 टन कोयला निकालने के लिए, वो 0.25 है। अब एक कितना केजी एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है यहाँ पे निकालिए। अब आपका 6 मीटर लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम आया है, इंटू एक्स मान लीजिए जो पूछ रहे हैं लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन, मतलब कितना केजी एक्सप्लोजिव है 1 मीटर में, तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो 6 इंटू एक्स, उतना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव आपका एक होल में यूज हुआ, डिवाइड बाय एक होल से आपका कितना मीटर क्यूब आपका कोयला निकला। क्या होगा? बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट, ये है ना। कैसे आप देखेंगे, मान लीजिए ये है, तो ये होगा ना, बर्डन हो गया, स्पेसिंग हो गया, इंटू बेंच हाइट करेंगे, इतना ये वॉल्यूम निकला, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टन में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, आपका एक्स आ जाएगा 10 केजी पर मीटर, ठीक है।
पाउडर फैक्टर बेसिकली यूनिट के हिसाब से आप देखिए, केजी पर मीटर में यहाँ दिया है, तो इसका मतलब है कि कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ 1 टन कोयला निकालने के लिए, वो दिया हुआ है। उसको आप इक्वेट करिए, निकालिए, यहाँ से एक्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या था कि आपका अलग अंडरग्राउंड क्वेश्चन है, एक हेडिंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अंडरग्राउंड में एक हेडिंग दिया हुआ है, 5x6 का मतलब एक गैलरी दिया हुआ है, और उसको हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। ब्लास्ट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ हम लोग ड्रिल होल ऐसे करेंगे ना, ड्रिल होल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, तो उसमें से दो तरह का हम लोग होल्स कर रहे हैं, एक नॉर्मल होल्स और एक ट्रिमर होल्स। टोटल मिला के 75 है, ट्रिमर 35 है, जिसमें 2 केजी एक्सप्लोजिव एक होल में जा रहा है। नॉर्मल होल्स आपका 40 है, जिसमें 3.5 किलो एक्सप्लोजिव पर होल में डाल रहा है। तो टोटल एक्सप्लोजिव कितना जाएगा, ये हो गया 35 × 2 kg प्लस 40 × 3, टोटल केजी ऑफ एक्सप्लोजिव हो गया। क्योंकि यहाँ पाउडर फैक्टर था मीटर क्यूब पर केजी, मतलब कितना मीटर क्यूब ऑफ कोयला या फिर जो वहां पे जो मटेरियल रॉक रहेगा वो निकल रहा है पर केजी ऑफ एक्सप्लोजिव का। तो यहाँ केजी ऑफ एक्सप्लोजिव नीचे में आ गया, ऊपर आपका आएगा यहाँ पे कितना मीटर क्यूब आपका वो निकल रहा है। कौन से क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिखना है? 40 नहीं समझ में आया। 40 क्या? कौन सा क्वेश्चन, ये वाला कि ये वाला? अरे 40 है, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो, टोटल नंबर ऑफ होल्स 75 है। इसमें 75 में दो तरह का होल्स है, एक नॉर्मल होल्स है और एक ट्रिमर होल्स है। तुम लोग डेप्थ मत जाओ, नॉर्मल होल्स क्या होता है, ट्रिमर होल्स क्या होता है। तुम लोग बस ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। नॉर्मल होल्स कह रहा है, ट्रिमर होल्स कह रहा है यहाँ 35 है। जिस 35 है तो 75 - 35 करोगे तो 40 आएगा ना। 75 - 35 करोगे तो 40 आएगा। और नॉर्मल होल्स 40 है, उसमें कह रहा है कि 3.5 किलो एक्सप्लोजिव्स है यूज हो रहा है। चार्ज पर होल एक्सेप्ट ट्रिमर होल्स, चार्ज पर होल्स एक्सेप्ट ट्रिमर होल्स, वो 3.5 किलो पर होल जा रहा है। और ट्रिमर होल में आपका कह रहा है 2 किलो एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है पर होल में। ठीक है, यहां से ये समझ में आया। अब हम लोग पाउडर फैक्टर जब हम लोग यहाँ निकाले हैं, पाउडर फैक्टर मीटर क्यूब पर केजी, इसको देखो स्टेप बाय स्टेप्स। तुम लोग अगर गेट में सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। अब तुम लोग ऐसे समझो कैसे सॉल्व करते हैं। पाउडर फैक्टर मीटर क्यूब पर केजी है, तो मीटर क्यूब क्या कह रहा है, मीटर क्यूब मतलब कितना मीटर क्यूब आपका रॉक टूटा है, डिवाइड बाय केजी मतलब कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ है। ऊपर फटाफट हम लोग मीटर क्यूब निकाल लेंगे। नहीं, ट्रिमर होल को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रिमर होल्स दिया है, ट्रिमर होल्स यहाँ पे दिया है। ट्रिमर होल्स में कितना एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है यहाँ पे दिया है। क्यों नेग्लेक्ट करोगे, जब यहाँ पे ट्रिमर होल्स में जितना एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है वो दिया है, तो तुम क्यों उसको नेग्लेक्ट करोगे? नहीं नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग। ऊपर हम लोग यहाँ पे निकाले कितना मीटर क्यूब ऑफ रॉक टूटा, 5 × 6। अब पुल हम लोग को नहीं दिया डायरेक्ट कि कितना पुल आ रहा है, कह रहा है कि 3.5 मीटर का यहाँ पे 3.5 मीटर का आपका ड्रिल होल है, ये दो डेप्थ है वो उसका 3.5 मीटर है। फ्रंट व्यू देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ये 3.5 है। लेकिन 3.5 जितना आप लोग ड्रिल करेंगे उतना तो नहीं टूटता है, उसका कुछ उससे कम टूटता है ना। तो 3.5 का यहाँ पे पुल आया है 85%। 85% आया है, तो 3.5 × 85% करेंगे, वो आपका नेट वैल्यू देगा पुल, मतलब कितना डेप्थ आपका टूट रहा है। एक राउंड ऑफ ब्लास्ट के बाद फेस कितना एडवांस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं पुल। समझे कि फेस पहले यहाँ था, फेस कितना और आगे चला गया, उसको हम लोग कहते हैं पुल। तो वही हम लोग को निकला। तो एक यहाँ पे दिखा ना आपका 5 × 6 पुल करेंगे, उतना मीटर क्यूब ऑफ आपका रॉक टूट रहा है एक ब्लास्ट में, डिवाइड बाय कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव आपका यूज हुआ है। ये हम लोग निकाल दिए कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, ये आ गया। इन दोनों को करिए, सॉल्व करिए, 0.425 मीटर क्यूब पर केजी आएगा। समझ में आया अब? समझ में आया? बोलो भाई।
चले आगे। क्लियर है सर, चलो ठीक है। चलो मैं फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला बताता हूँ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन फॉर द पीक पार्टिकल वेलोसिटी पीपीवी फ्रॉम ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन इज गिवन बाय। पीपीवी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। पीपीवी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है। इक्वल टू के डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, स्केल डिस्टेंस कहते हैं, टू द पावर ऑफ माइनस बीटा, वेयर के एंड बीटा आर द साइड कांस्टेंट। अब यहाँ पे तीन डेटा आपको दिया है ऑलरेडी। एक दिया है कि 5.5 पाया गया जब डिस्टेंस ये था, मैक्सिमम चार्ज पर डिले ये था। दूसरा डेटा यहाँ पे नहीं था, मैंने लिखा है। दूसरा डेटा है 3.5 है जब 300 था। तीसरा डेटा पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितना पीपीवी होगा जब ये 400 का 100 होगा। तो कुछ नहीं है, तो आपका डेटा है, आपको फॉर्मूला दिया है, इसको खेलना है उससे। तो पीपीवी क्या है? पीपीवी इज इक्वल टू के डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर माइनस बीटा। पहला डेटा हम लोग इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? 5.5 इज इक्वल टू के इंटू 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 टू द पावर माइनस बीटा। दूसरा डेटा पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? 3.4 बराबर 12, सॉरी के इंटू 200 डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 टू द पावर माइनस बीटा। ये पता है ना पीपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी, जो कि मिलीमीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, वो होता है के। डी होता है डिस्टेंस, कितना है आपके साइड से। और क्यू होता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले, मतलब दो डिले के बीच में कितना होल ब्लास्ट हो रहा है। मतलब मान लो एक डिले दिया गया, उसमें 5 होल ब्लास्ट हुआ, दूसरे डिले में आपका 4 होल ब्लास्ट हुआ। एक डिले में आपका एक होल में कितना एक्सप्लोजिव्स है। तो दो डिले के बीच में कितना आपका होल ब्लास्ट हो रहा है, और एक होल में कितना एक्सप्लोजिव है, उसको टोटल एडअप करते हैं, वो होता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले। मैक्सिमम चार्ज पर डिले समझ में आया ना? कि दो डिले के बीच में, एक डिले के बीच में डिले दिया गया है, एक साथ कितना होल आपका ब्लास्ट हो रहा है। हो सकता है आपका 4 होल ब्लास्ट हो रहा हो, 5 होल ब्लास्ट हो रहा हो, और टोटल एक्सप्लोजिव उसमें एडअप कर देते हैं, वो होता है आपका मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्यू। ये आपका मेजर फैक्टर होता है, याद रखिएगा। ग्राउंड वाइब्रेशन में आपका जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं ग्राउंड वाइब्रेशन में, उसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो आपका होता है यही, मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्यू। मैक्सिमम चार्ज पर डिले, इसी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसी को, यही एक जो मेजर फैक्टर होता है, इसी को हम लोग कंट्रोल करना होता है। कि हम लोग को जो ब्लास्ट है इस तरीके से डिजाइन करना होता है कि ये मैक्सिमम चार्ज पर डिले आपका कम आए, तो आपका ग्राउंड वाइब्रेशन आपका कंट्रोल में रहेगा। और तीसरा आपका क्या है? एक्स पूछ रहा है, इक्वल टू के, और ये 400 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम चार्ज पर डिले 100 है, तीनों केस में 100 ही है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 को। 1 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? 5.5 डिवाइड बाय 3.4 इक्वल टू के तो कट गया, स्क्वायर रूट और 100 स्क्वायर रूट 100 कट गया, क्या हो जाएगा? ये 200 डिवाइड बाय 300 टू द पावर ऑफ माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या ले लो? ln ले लो। ln 5.5 डिवाइड बाय 3.4, ये क्या आएगा? माइनस बीटा इंटू ln 2/3। तो बीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा आ जाएगा आपका 1.186। ठीक है, यहाँ से बीटा आ गया। अब हम लोग क्या करना है? बीटा आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, फिर कोई दो इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं। अब हम लोग फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5.5 डिवाइड बाय एक्स, के फिर कट गया, तो क्या हुआ? 200 डिवाइड बाय 400 टू द पावर ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, तो 5.5 डिवाइड बाय एक्स बराबर 1/2 टू द पावर ऑफ माइनस 1.186। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। एक्स आ जाएगा
5.5 इंटू 2 to the power of -1.186, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2.417 मिलीमीटर पर सेकेंड। अभी भी नहीं समझ में आया क्या आपको ये क्वेश्चन सरेंदर? इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको दिया है, उसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करना है आपको। अभी मैं समझाया हूं तो समझ में आया है ना? पीपीवी इक्वल टू के डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर माइनस बीटा। पीपीवी मिलीमीटर पर सेकंड में जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी ग्राउंड वाइब्रेशन उसको मेजर करते हैं। के और बीटा आपका दो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको दो डेटा ऑलरेडी दिया है। देखिए, वन और टू डेटा आपको उस कांस्टेंट को निकालने के लिए दिया है, और तीसरा डेटा में अब कांस्टेंट निकल गया। अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि अभी नहीं समझ में आया? जी सर आपने लिखा है। उस कांस्टेंट को हम लोग निकाले पहले और दूसरे डेटा की मदद से, फिर उसको हम लोग पुट किए, फिर हम लोग को फॉर्मूला मिल गया, फिर उसमें दो वैल्यू दिया है, एक नहीं दिया है, एक्स हम लोग निकाल लिए। एक ही है ना? ठीक है, यहाँ पे 5.5 आपका दिया है के, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सॉल्व किए, बीटा आ गया, हम लोग पुट करेंगे के आ जाएगा, लेकिन के हम लोग नहीं निकालते हैं क्योंकि हम लोग को जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को सीधे एक्स पूछा है, तो हम लोग फिर वन और थ्री को डिवाइड करके डायरेक्ट हम लोग एक्स निकाल सकते हैं ना। निकालने में तो के निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है, जितना शॉर्ट रख सकते हैं रखना है। गेट में टाइम का भी होता है कि जितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फालतू चीज बिना निकाले हुए। फर्स्ट और थ्री को देखिए, हम लोग यहाँ डिवाइड किए, के कट गया, के का हम लोग निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग निकालने चाहे तो निकाल सकते थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पेबैक पीरियड। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आता है पेबैक पीरियड का, आपका माइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कि मान लीजिए आप 50,000 रुपया आप लिए एक टाइम पे, और आप 16,719 रुपये हर साल आप दे रहे हैं, एक साल में दिए, फिर 16,719 रुपये दिए आप दूसरे साल, फिर 16,719 रुपये दिए आप तीसरे साल। अब इन तीनों को एडअप कीजिए, कितना आएगा? करिए आप ऐड। 50,000 रुपये आप 0 साल पे ले लिए हैं, 0 ईयर पे, मतलब 50,000 रुपये आज ले लिए हैं। आज के एक साल बाद आपने दिया 16,719, उसके एक साल बाद दिया आपने 16,719, उसके एक साल बाद दिया आपने 16,719 का। अब इसमें पेबैक पीरियड वो होता है कि कितने समय में आपको जो पैसा आपने जिसने मान लीजिए बंदे ने आपने लिया था, वो आप कितने समय में वापस दे दे रहे हैं, वो होता है पेबैक पीरियड। यहाँ पे देखेंगे 3 साल, तो 3 साल तो वो आपका ओवरऑल है ना। 3 साल में तो आपका 50,000 से ज्यादा आप दे दे रहे हैं। 16,719 रुपया तो थ्री करेंगे तो ये आपका कितना हो जा रहा है? 50,157 रुपया। 157 रुपया आपका एक्स्ट्रा है ना। 3 साल में आप 50,157 दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, 2 साल में तो आप पूरा दिए हैं। पेबैक पीरियड देखिए कैसे निकलता है। अब एक पीरियड में आपका ये है। अब जिस टाइम पीरियड में आपका पेबैक पीरियड से जो हम लोग को पैसा देना उससे ज्यादा जा रहा है, वो उससे कम होगा पेबैक पीरियड। मतलब 3 साल में आप दिए हैं 50,157 रुपया, तो पेबैक पीरियड कितना होगा? 3 साल से कम होगा ना। 50,000 रुपया आपको देने में 3 साल से कम ही लगेगा ना। तो वो एग्जैक्ट जो पीरियड निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेबैक पीरियड। यहाँ कैसे निकलेगा? यहाँ आपका निकलेगा 1 प्लस 1। 2 साल में आपने इतना दिया, अब आपने फिर एक साल इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा वैल्यू होगा, लेकिन ये पूरा हम लोग को नहीं देना। हम लोग को देना है 100, कितना देना है हम लोग को करिए, माइनस करिए ऐसे, मतलब या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। 157 रुपया देने में आपको कितना समय लग रहा है? आपको 16,719 रुपया देने में एक साल लग रहा है। 157 रुपया देने में आपको कितना साल लगेगा? ये निकाल सकते हैं ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। 3 ईयर कहां से लिया? कहीं से नहीं लिया मैंने। इसने ये किया है कि पेबैक पीरियड है फॉर द कैश फ्लो ऑफ -50,000, मतलब 50,000 रुपया आपने लिया इन ईयर 0, और हर साल आपने
हर साल आपने 16,719 रुपए दिया। ठीक है, 1 से 5 वो बोला है ना, अब पैसा देते जा रहे हैं, वो छोड़ो। तुम तुम 50,000 रुपया दिए हो, 16,719 रुपया देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दियो इस केस में। लेकिन पेबैक पीरियड अलग चीज है। पेबैक पीरियड पूछ रहा है मतलब कि कितने समय में आपने जितना पैसा लिया था उसको लौटा दिया है। मान लो हर साल, तुम ऐसे समझो 50,000 रुपया है, ठीक है। अब तुम हर साल तुम, हाँ, 10,000 रुपया हमको लौटा रहे हो, तो तुम्हारा पेबैक पीरियड कितना हुआ? 5 साल हुआ ना। 5 साल में तुमने पूरा लौटा दिया। मान लो तुम हर साल हमसे हमको 25,000 रुपया लौटा रहे हो, तो तुम्हारा पेबैक पीरियड कितना हुआ? 2 साल हुआ ना। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर वहीं पे तुम होता कि 9,700 रुपया तुम हमको हर साल लौटा रहे हो, तो तुम्हारा पेबैक पीरियड कुछ ज्यादा आता ना 5 साल से। तो वो तुम्हारा पेबैक पीरियड है, समझे? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 2 प्लस, हाँ 16,000, 16,000 कितना है यहाँ पे? 16,719 रुपया है। ये आपको 1 साल लग रहा है। 157 रुपया लौटाने में, या फिर माइनस कर लीजिए आपको 157 में, इसको कितना समय लगेगा? तो सॉल्व करिए। 157 इंटू 1 डिवाइड बाय 16719, हम लोग 1 से माइनस कर देंगे। अप्रोक्स, हाँ ठीक है, अप्रोक्स 0.00939 ईयर, ये 157 रुपया लग रहा है। और उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 157 जो एक्स्ट्रा है वो पूरा 3 साल है। 3 साल में माइनस कर देंगे हम लोग। अरे ये देखो ना, 116,719 रुपया लग रहा है 1 साल, फिर अगले साल ये दिए तीसरे साल, तो 3 साल में पूरा कितने दिए? 50,157 रुपया। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 157 रुपया ना। तो 3 साल में 157 रुपया जितना दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, वो हम लोग का होगा पेबैक पीरियड। 157 रुपया देने में कितना टाइम लगे, वो हो गया हम लोग का पेबैक पीरियड। या फिर क्या कर सकते हैं, 2 साल में ऐड कर दीजिए, या फिर 2 साल में आप ऐड कर दीजिए। तो इसका कितना होगा? 16,719 इंटू 2 माइनस 50,000। फिर 2 साल में आप ऐड कर दीजिए, 16,562 रुपया देने में आपको कितना समय लगा, वो निकाल सकते हैं। या फिर 3 साल में आप माइनस कर दीजिए, 157 रुपया आपको देने में कितना लगा, दोनों का वैल्यू आपका सेम होगा। समझ में आया? दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 16,719 रुपये 1 साल में दिए, फिर अगले साल 16,719 रुपये दिए, तो 2 साल प्लस 16,562 रुपये देने में कितना समय लगा, ये। नहीं तो 3 साल माइनस कर देंगे, 157 रुपये देने में आपको कितना समय लगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो वो हो जाएगा 2 प्लस 0.99 के अप्रॉक्स आएगा ये। तो हो जाएगा 2.99 ईयर्स। ठीक है, 16,562 डिवाइड बाय 16,719, 0.990609 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पे भी पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को समझिए आप पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका 0 ईयर में आपने 50,000 का कैश आउटफ्लो हुआ था। मतलब समझ लीजिए कि आपने 50,000 रुपया लिया, फिर पहले साल में आपने पैसा नहीं लिया, फिर दूसरे साल में आपका आपने 1,000 रुपया और ले लिया। ठीक है, अब तीसरे साल में आपने 80,000 रुपया आपने इसको दिया, तो आपका पेबैक पीरियड कितना होगा? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? पहले ये बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपका ये है कि टोटल आपने पैसा कितना लिया? 51,000। 50,000 0 ईयर में लिया, फिर 1 साल में नहीं लिया, फिर दूसरे साल में आपने क्या लिया?
जीरो ईयर में आपने 50, मतलब पहले जीरो ईयर में आपने 50,000 रुपया लिया पहले साल, फिर एक साल बाद नहीं लिया, फिर एक साल उसके और बाद 1,000 रुपया लिया, तो टोटल 51,000 रुपया आपने लिया। ठीक है, टोटल 51,000 रुपया आपने लिया। और अब जीरो से हम लोग काउंट करेंगे, 51,000, ठीक है, अब जीरो से हम लोग काउंट करेंगे, तो आपने तीसरे साल में 80,000 रुपया दिया, तो जीरो से कितने साल बाद आपने टोटल 51,000 रुपया लौटा दिया। अब देखिए, 2 से 3 ईयर के बीच में, जो ईयर 2 है, ईयर 3 के बीच में आपने पैसा लौटाया है। ईयर 2 से ईयर 3 के बीच में यहाँ पे आपके पास था -51 का टोटल, वो -51,000 था, और यहाँ पे आपने +80,000 दे दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको कितना समय लगेगा पैसा वापस करने में? जोड़िए। ऑप्शन सी। कैसे होगा बताओ? कैसे होगा ऑप्शन सी, बताओ। बोर्ड नहीं है मेरे पास भाई, हम कैसे बोर्ड पे पढ़ा दे? तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं ना, लेकिन फिर तुम लोग का चैट छुप जाएगा। छोटा पड़ रहा है क्या? हम्म। हाँ देखिए, 51,000 रुपया है आपका। 1 साल लग रहा है आपको 80,000 रुपया पूरा लौटाने में। 80,000 रुपया पूरा लौटाने में आपको कितना लग रहा है यहाँ पे? 1 साल। तो ये सही है, तुम लोग कह रहे हो कि 2 से 3 के बीच में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू इस चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, गलत दिया है। तुम लोग देखो, सॉल्व करो। 1 साल, 80,000 रुपया लौटाने में 1 साल लग रहा है। 51,000 रुपया लौटाने में कितना लगेगा? 51 डिवाइड बाई 80 होगा, इंटू 1। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 51 डिवाइड बाई 80। और ये कितना जाएगा? 0.3637 ईयर। और इसको 2 में हम लोग ऐड कर देंगे, जीरो से हम लोग को काउंट कर रहे हैं। तो 2 प्लस 0.6375, तो 2.6375 ईयर होगा। समझे? इसने थोड़ा अलग कर दिया है, इसने जो ये आंसर दिया है, हम लोग समझ में आ रहा है ना आंसर क्यों गलत है? हम लोग के पास अब देखिए 50,000 रुपया लिए हम लोग जीरो ईयर में, फिर हम लोग यहाँ पे दूसरे साल में 1,000 रुपया लिए हैं, तो टोटल हम लोग 51,000 रुपया लिए हैं। पेबैक पीरियड पूछ रहा है कितने समय में हम लोग वापस कर दिए। जीरो से देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 प्लस 51,000 रुपया देने में कितना समय लगा? 1 साल में पूरा आप 80,000 दे रहे हैं। 80,000 पूरा 1 साल में दे रहे हैं, तो 51,000 देने में कितना होगा? 51 डिवाइड बाई 80 इंटू 1, तो 0.36375 ईयर होगा। अब उसको 2 में हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2.6375 ईयर होगा आपका पेबैक पीरियड। यहाँ पे इसने ये निकाल दिया है। अगर ये देखा जाए 2.633625, तो ये आपका मेरे ख्याल से ये आप 80 माइनस करेंगे जब 51, उसका ईयर का टाइम है वो। समझे? तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है इसका। ठीक है ना? आप लोग को भी लग रहा है कि नहीं गलत है कि नहीं? ऑप्शन मैचिंग में अगर आपको टिक करना है, तो ऑप्शन मैचिंग में आप टिक करेंगे तो उस हिसाब से सही है। 2 से 3 के बीच में जो वैल्यू मार दी है एक ही है, तो उसको ऑप्शन मैचिंग में आप टिक करके कर दिए। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2.6375 ईयर, ना कि 2.3625। ये जो 0.3265 ऐड किया है ना, ये जानते कैसे ऐड किया? ये आपका आपका जो
फाइनल वैल्यू है जो 51 है, 51 में 80 माइनस करेंगे तो 29 रुपया वापस करने में कितना समय लग रहा है वो उसका वैल्यू निकाल दिया है। 29 डिवाइड बाई 1 तो ये आएगा आपका 0.362। ये हम लोग को थोड़ी ना निकालना है, हम लोग को ये निकालना है ना कि 51,000 देने में कितना समय लग रहा है। समझ में आया ना आप लोग को? चलो क्वेश्चन समझ के चलते जाइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन मैचिंग से आप टिक करते तो चलिए ठीक है, आंसर सही आता। मान लीजिए 2 दे देता, 2 से 3 के बीच में वैल्यू, तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता है ना, तो आप लोग निकालेंगे। इसमें से चारों में से थोड़ा इसका आंसर गलत दिया है, ठीक है मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, माइनिंग इंडस्ट्री हैज द टोटल कॉस्ट इक्वेशन एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल कॉस्ट ये दिया है फंक्शन, टोटल रेवेन्यू ये दिया है। यहाँ पे क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना क्वांटिटी टन पर डे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन है, ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट क्या होता है समझिए, ये एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन लगातार आएगा जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि कोई सामान मान लीजिए आप 5 रुपए में बेचे और उसको बनाने में आपको कॉस्ट आ रहा है 3 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू हो गया आपका 5 रुपया और टोटल कॉस्ट आ गया आपका 3 रुपया। समझ में आया? तो प्रॉफिट क्या होगा? टोटल रेवेन्यू कितना पैसा में हम बेच रहे हैं माइनस टोटल कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट उसका ऑफ मेकिंग आ रहा है, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन दिया है, देखिए दिया है ना, 64 क्यू। 64 क्यू में माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट, क्या है 50 प्लस 100 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब बाय 3। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये इसको हम लोग इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये क्या हो गया 64 क्यू। हम्म, तो सॉल्व करिए 64 क्यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, प्लस 6 क्यू स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे तो माइनस 36 क्यू माइनस 50। ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैथ्स का क्वेश्चन है, वो एक इक्वेशन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, पी कह दे रहे हैं, तो डीपी डिवाइड बाई डी क्यू, वैल्यू जीरो नहीं कर देंगे, तो वहां पे वो मैक्सिमाइज होगा। सो करिए सॉल्व, कितना आएगा? -3 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 12 क्यू माइनस 36 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा? क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू प्लस 36 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इसको सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व करेंगे क्यू कॉमन लेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 6 क्यू में इसको तोड़ सकते हैं प्लस 36, और इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा। क्यू कॉमन लेंगे, क्यू माइनस सिक्स कॉमन लेंगे, क्यू माइनस सिक्स इक्वल टू 0। क्यू के वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। क्यू के वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे अब ये देखते हैं डेल स्क्वायर पी अपन डी क्यू स्क्वायर निकाल देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ये कितना आएगा, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे ना, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस क्यू क्यू स्क्वायर था तो -2 क्यू हो जाएगा प्लस 12, इसको इसमें 6 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पे 0 है। प्रॉफिट स्टेप्स रिपीट कर दीजिए एक बार, इक्वेशन। देखो यार प्रॉफिट क्या है, दो इक्वेशन दिया है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट का इक्वेशन दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन दिया हुआ है। प्रॉफिट आपका क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, आप कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सामान आप बेच रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं, वो टोटल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट उसको बनवाई में आपका कितना पैसा आ रहा है, टोटल कॉस्ट उसको माइनस की है हम लोग, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट की है ये इक्वेशन को। अब इसमें हम क्या बताया तुमको, माइनस इसको अंदर लोगे तुम, बाहर निकालोगे वो वैल्यू आएगा। इसमें हम क्या बताया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट है, अभी मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन बन गया,
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है, तो ये डीपी बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर देंगे, जहां पे जीरो आएगा वहां पे, और फिर चेक कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव पे उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू सिक्स पे यहाँ पे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्यू इक्वल टू सिक्स पे जीरो हुआ ना, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कहाँ जीरो हुआ है, डीपी बाई डी क्यू कहाँ जीरो हुआ, क्यू इक्वल टू सिक्स पे हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछता, तो इस इक्वेशन में प्रॉफिट में हम लोग वो क्यू का वैल्यू डाल देते, और वहां पे वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आ जाता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्या है, ठीक है ना, मयूर समझ में आया ना? हम्म, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ अ थ्री शिफ्ट, थ्री शिफ्ट में एक मेंटेनेंस है शिफ्ट, एक शिफ्ट पूरा के आपको मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया, दो शिफ्ट बचा, वर्किंग पर डे, एटलीस्ट टू कट पर डे मारा जा रहा है, मे बी एक्सपेक्टेड, फेस हाइट दिया है, फेस लेंथ दिया है, थिकनेस ऑफ द वेब, मान लीजिए लॉन्ग वॉल का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, ये फेस है, फेस का हाइट दिया है 3 मीटर, फेस का आपका लेंथ दिया है 55 मीटर, फेस का आपका डेप्थ, वेब डेप्थ जो कट कितना कर रहा है वो है 3 मीटर, तो कितना वॉल्यूम कट रहा है, 3 इंटू 55 इंटू 3, ये एक कट में है, और एक दिन में कितना कह रहा है, पर डे में दो कट लग रहा है, इंटू टू, एक दिन में टोटल इतना आपका कट जाएगा, एक दिन में टोटल आपका इतना कटेगा, इतना कितना मीटर क्यूब में ही आया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 55 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1.3 से, तो इतना टन आपका कटेगा एक दिन में। तो ये पूछा आपसे प्रोडक्शन पर डे, यहाँ पे देखिए ये शिफ्ट ऑफ, थ्री शिफ्ट, वर्किंग, ये सब फालतू दिया है, यहाँ पे उसका यूज ही नहीं है, इस क्वेश्चन में उसका यूज है ही नहीं, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए कितना टन एक दिन में आपका कट रहा है, वो होगा प्रोडक्शन पर डे, करिए 3 इंटू 55 इंटू 3 इंटू 1.3, कितना आएगा, 1287 टन। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था ये, बेसिक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इन अंडरग्राउंड कोल माइन 1800 वर्कर आर एम्प्लॉयड, द एवरेज प्रोडक्शन फ्रॉम द माइन इज 900 टन पर डे, द ओएमएस ऑफ द माइन, ओएमएस मतलब आउटपुट पर मैन शिफ्ट, कितना आउटपुट है प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट, कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक शिफ्ट में, डिवाइड बाय कितने लोग उस शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वो हो गया आउटपुट पर मैन शिफ्ट। नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, पूरे दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग पूरे दिन में काम कर रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए पूरे दिन में 1000 प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए 900 हो रहा है, अब एक दिन में तीन शिफ्ट होता है, तो 900 को डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो एक दिन में कितना शिफ्ट हो गया आपका, यहाँ पे दिया है ना, मान लीजिए 900 है टन पर डे, तो मान लीजिए एक दिन में 900 टन हो रहा है, और एक दिन में तीन शिफ्ट होता है, तो एक शिफ्ट में कितना हो जाएगा, 300, एक दिन में पूरा 1800 वर्कर है, और हम लोग एवरेज आउट लेके चल रहे हैं, तो एक शिफ्ट में कितना होगा आपका, 600, 600। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, आउटपुट पर मैन शिफ्ट निकालने के लिए 900 डिवाइड बाई 1800 भी कर सकते हैं, एक दिन में पूरा कितना है और आउटपुट है, और एक दिन में पूरे लोग कितना काम कर रहे हैं, या फिर एक शिफ्ट वाइज, एक शिफ्ट में कितना है, 900 डिवाइड बाई 3, 300, डिवाइड बाय 1800 डिवाइड बाय 3, आपका हो जाएगा 600, वही चीज है, दोनों बराबर है ना, कितना है, 3 डिवाइड बाय 6, 1/2, 0.5 आएगा, आंसर में कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा, 0.5 टन होगा। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? ओएमएस आप समझिए, ओएमएस का मतलब क्या होता है, ओएमएस होता है कि आउटपुट पर मैन शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि ना, रूम एंड पिलर माइन यूजिंग कन्वेंशनल इक्विपमेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस कह रहा है कि जो हम लोग मतलब हेडिंग है,
गैलरी है, वो कह रहा है इसका आपका दिया है हाइट 1.83 मीटर और जो विड्थ दिया है गैलरी का वो 5.49 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि वर्किंग सेक्शन टोटल कितना है 14 और नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट कह रहा है 12 और एडवांस पर कट मतलब कि एक कट के बाद मशीन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो एक मशीन के कट के बाद कितना एडवांस हो रहा है, ये हो रहा है 30.35 मीटर। तो आप देखिए वॉल्यूम कितना आपका कट हो रहा है, इंटू 5.49 इंटू 3.05। यहाँ से ये समझ में आया इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम आपका कट हो रहा है, आपका निकल रहा है एक कट के बाद। यहाँ पे दिया ना एक कट के बाद। अब दिए रहा है कि नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में 12 कट हो रहा है और ऐसे कितने टोटल 12 14 सेक्शन है। कह रहा है कि एक शिफ्ट में ऐसा 12 कट हो रहा है एक सेक्शन में, टोटल 14 सेक्शन है और एक सेक्शन में एक शिफ्ट में ऐसा 12 कट हो रहा है। तो समझ में आया आपको? तो आपका टोटल एक शिफ्ट में तो 14 सेक्शन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.83 इंटू 5.49 इंटू 3.05 मीटर क्यूब, इतना आपका निकल रहा है एक कट में। और एक शिफ्ट में ऐसा 12 कट हो रहा है इंटू 12 से, इसको इंटू 14 सेक्शन है इंटू 14 से, तो पूरे एक शिफ्ट में 14 सेक्शन में मिला के कितना कर निकल रहा है, इतना निकल रहा है। समझ में आया? अब ये क्या है मीटर क्यूब में, अब मीटर क्यूब में तो इसको टनेज फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय टनेज फैक्टर, तो ये 1/0.3 इतना आ जाएगा, इतना टन आपका निकल रहा है, इतना टन आपका निकल रहा है एक शिफ्ट में। ठीक है, एक शिफ्ट में। और एक दिन में आपका कितना शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट में इतना निकल रहा है, तो वन शिफ्ट में आपका कितना निकल रहा है, इतना। अब एक दिन में आपका कह रहा है यहाँ पे दो शिफ्ट है और 250 डे पर ईयर, तो पूरा पूछ रहा है कि आपका एक साल में कितना होगा। तो इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शिफ्ट में इतना है तो दो शिफ्ट में इंटू टू, और दो शिफ्ट में एक दिन में दो शिफ्ट काम हो रहा है इंटू टू और इंटू 250 डे काम हो रहा है एक ईयर में, तो टोटल ईयर में आपका इतना आएगा। यहाँ पे 7 आवर पर शिफ्ट का यहाँ पे यूज नहीं है, यहाँ पे बस इसका यूज है 2 आवर पर शिफ्ट, पर 2 शिफ्ट पर डे और 250 डेज पर ईयर। समझ में आया ना? देखिए 1.83 5.49 3.05 इतना मीटर क्यूब कट हो रहा है एक कट के बाद। अब उसमें 12 कट हो रहा है एक शिफ्ट में और ऐसे 14 सेक्शन है, तो एक शिफ्ट में पूरा 14 सेक्शन का मिला के आपका इतना हुआ मीटर क्यूब में। उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए हैं जो कि 1/10 फैक्टर, तो इतना टन हुआ पूरा। अब वो पूरा कितना हुआ एक शिफ्ट में, और एक दिन में दो शिफ्ट है इंटू टू, और ऐसा टोटल कितना दिन है 250 है एक साल में, तो टोटल ये पूरा आपका हो गया एक ईयर का प्रोडक्शन। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ईयरली प्रोडक्शन, इसको मल्टीप्लाई करिए आपका कितना आएगा 3.431957। ये देखो ये इसमें है, ये तुम सुनील जो लिखे हो ना वो टन में है, यहाँ पूछा मिलियन टन में, तो 10⁶ से डिवाइड कर लेना। देखो भाई यही होता है गड़बड़ी, यही होता है गड़बड़ी। मिलियन टन से डिवाइड कर देखो, तुम आंसर, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तुम आंसर भी निकाल लिए, लेकिन तुम ध्यान नहीं दिया कि किस में पूछ रहा है। कई बार फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे मिलियन टन में पूछा है तो 10⁶ से डिवाइड कर लेना, तो कितना आएगा आपका 3.43। ठीक है, यहीं पे और भी होता है क्या, फ्रैक्शन का खेल होता है और परसेंटेज का। कहीं क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन पूछता है कहीं परसेंटेज में वैल्यू, तो ये आप लोग देख लिए करिए कि फ्रैक्शन पूछ रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा है। नहीं तो आप सही निकालने के बाद भी 10% आया है तो 0.1 मार देंगे, वो परसेंटेज में पूछा रहेगा तो 10 मारना है। ठीक है, क्या रजनीश तुमको नहीं समझ में आया इसमें? तुम क्वेश्चन को पहले पढ़ो। एक गैलरी का दिया है 1.83 हाइट, 5.49 विड्थ और जो कट हो रहा है 3.05 मीटर, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आएगा इतना मीटर क्यूब एक कट के बाद निकल रहा है, एक कट के बाद इतना मीटर क्यूब निकल रहा है। अब ये कह रहा है कि आ गया सर, इजी है सर ये, हाँ वो इजी है। देखो ना एक कट के बाद इतना निकल रहा है, एक शिफ्ट में 12 कट हो रहा है, एक सेक्शन की बात करो तो टोटल 14 सेक्शन है, एक शिफ्ट में 12 कट हो रहा है, एक सेक्शन में ये इतना होगा, इंटू 14 कर देंगे तो टोटल 14 सेक्शन का मिला के एक शिफ्ट में ये होगा। ये क्या है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में अब इंटू करेंगे 1/10 फैक्टर जो कि डेंसिटी होता है, तो वो टन में आ जाएगा। ये आपका यहाँ तक जो है, यहाँ तक एक शिफ्ट में कितना टन निकल रहा है। अब एक दिन में कितना होता है दो शिफ्ट, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए,
और एक साल में कितना दिन काम हो रहा है 250, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ईयरली प्रोडक्शन नहीं आ गया कि एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये नहीं आ गया। वही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन में देखिए ये 7 आवर प्लस फर्स्ट शिफ्ट है, ये इसका यूज नहीं है, क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ डेटा देगा, इसका यूज नहीं होता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही बेसिक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। वो ऐसे बनाइए, 2 बार बनाइए। इसमें क्या कह रहा है कि ये आर एस है, पी क्यू है, पी से आर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है वो 10 है, ये 7, ये 3, ये 4, ये सोर्स है, ये डिमांड है। पी सोर्स है कितना दे रहा है, 7 9, डिमांड है ये 8 8। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग समझ में आता होगा, टोटल कितना है 16 हो रहा है। तो सोर्स इक्वल टू सप्लाई, सोर्स इक्वल टू डिमांड है, तो बैलेंस्ड हो गया ये। तो इसको कह रहा है कि दो मेथड से आप सॉल्व करिए, ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और बाय यूजिंग द ऑप्टिमाइज्ड टोटल मिनिमम कॉस्ट मेथड। तो दो मेथड से इसको आपको सॉल्व करना है। करते हैं अभी कुछ और कितना क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चंस तो बहुत बचे हैं, अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। कितना बज रहा है अभी आपका, थोड़ा 5-10 मिनट और कर ले, सॉल्व चलेगा ना? एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके खत्म कर देंगे। लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, पिछले बार संडे को लिया था 2-2 घंटे का लेक्चर, तो लंबा हो गया था, एक दिन में बहुत ज्यादा हो गया था। तो काम करते हैं ना कि कल देखते हैं सर, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कल देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कल देखते हैं। ये लास्ट क्योंकि आधा तो बता ही दिया। चलो, ये क्या दिया है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से एक बार तुमको जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और एक बार कह रहा है कि लिस्ट कॉस्ट मेथड से जाना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सबसे पहले जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में मतलब ये जो सबसे इधर आएगा ब्लॉक उसको लेंगे, ये आ गया। इसमें आपका कितना एलोकेशन है, 7, तो 7 आपका ये हो जाएगा, इसमें एलोकेशन ये 1 बचा और ये टोटल 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। इसमें कितना आया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया, ये कट गया आपका। तो इसका कॉस्ट कितना आया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आपका कितना आया, 7 यूनिट हुआ, एक पर यूनिट का कॉस्ट इतना है, 1 यूनिट हुआ पर यूनिट का कॉस्ट 3 है, और 8 यूनिट हुआ पर यूनिट का कॉस्ट 4 है। तो मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 105 रुपया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है एक और मेथड से, लिस्ट कॉस्ट मेथड। ये कितना है, 10 7 3 4 7 9 8 8, लिस्ट कॉस्ट। लिस्ट में क्या देखते हैं, इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट किसका है, ये 3 है, 3 है, इसमें अब एलोकेट करेंगे। एलोकेट करेंगे, यहाँ कितना 8 है, तो 8 एलोकेशन हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, ये पूरा खत्म, यहाँ पे 1 बचा। अब अब नेक्स्ट कितना है, अब ये तो पूरा खत्म हो गया, तो इसमें कितना था, 7 इसको एलोकेट कर देंगे और 1 इसको एलोकेट कर देंगे, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें करते हैं, तो कितना है, 8 एलोकेशन है, पर यूनिट कॉस्ट 3 है, 7 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1, ये कितना हो गया इसका कॉस्ट, 77। अब ये क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले देखिए क्या है, कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम लोग कह रहे हैं एक्स, और जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है उससे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम लोग कह रहे हैं वाई। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, 105 माइनस 77, तो हो जाएगा 28, ठीक है, 28। यह होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, दो मेथड से बोलना सॉल्व करने के लिए, एक को कह दिया एक्स, एक को वाई, एक्स माइनस वाई। आपसे थोड़ा क्वेश्चन इजी भी कर देगा और आपको थोड़ा वो लेंदी बना देगा। तो यही चीज है क्वेश्चन का है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिलायबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी एट टाइम टी फॉर्मूला बेस्ड है, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। रिलायबिलिटी एट टाइम टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा होता है फेलियर रेट, टी होता है टाइम पीरियड। तो रिलायबिलिटी आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3012, हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, कितना हो गया पूछ रहा है आपसे, टाइम पीरियड 1000। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एल ले लेंगे, एल एन 0.3012 बराबर माइनस लैम्डा इंटू 1000 हो गया, लैम्डा कितना हो गया, ऐसे निकालेंगे 0.0012,
ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया करेक्ट। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था रिलायबिलिटी का। यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, लैम्डा नहीं दिया, फेलियर रेट वो पूछ लिया आपसे। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि इफ द टाइम टू फेल फॉर थ्री कंपोनेंट्स आर इतना, कैलकुलेट द मीन टाइम टू फेलियर। टाइम टू फेल दिया है, मीन टाइम टू फेलियर निकालना है। मीन टाइम टू फेलियर क्या होता है? 1/लैम्डा होता है ना। मीन टाइम टू फेलियर होता है 1/लैम्डा। यहाँ पे कितना है? 807 है एक का, तो एवरेज आउट इसमें सिंपल कर देना है। 860 820 प्लस 810, इसको डिवाइड बाय 3, तो एवरेज आउट करिए, तो सॉल्व करिए। कह रहा है एक तीन कंपोनेंट है अलग अलग, एक का मीन टाइम टू फेल, एक का फेलियर टाइम है 807, एक का 820, एक का 810। तो पूछ रहा है मीन टाइम टू फेलियर, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पूछ रहा है मीन टाइम टू फेलियर, तो मतलब मीन निकालना है, तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 812.34। ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया करेक्ट। ठीक है, और मीन टाइम टू फेलियर अगर उसमें देखें फॉर्मूला के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है? e⁻⁻λt होता है ना, तो 1/लैम्डा जो यहाँ पे होता है लैम्डा फेलियर रेट, वो होता है मीन टाइम टू फेलियर, MTTF। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन परक्यूसिव ड्रिलिंग द रॉक इज ब्रोकन बाय फॉलोइंग एक्शन। दो होता है, एक आपका परक्यूसिव होता है। ड्रिलिंग में दो तरीके का ड्रिलिंग होता है ना, एक परक्यूसिव होता है और एक आपका होता है रोटरी। परक्यूसिव में क्या होता है? आपका हैमरिंग एक्शन होता है, हैमरिंग एक्शन। हैमरिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है? चिप्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चिप्स फॉर्मेशन, चिप्स फॉर्मेशन होता है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ चिपिंग होता है। और वही रोटरी होता है, यहाँ पे आपका जो ड्रिल बिट है वो रोटेट होता है, वो आपका क्रशिंग करता है, क्रशिंग ऑफ रॉक। तो यहाँ पे आपका परक्यूसिव ड्रिलिंग में जो हैमरिंग एक्शन होता है वो चिप फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे चिप के थ्रू आपका रॉक ब्रोकन होता है। वही रोटरी में आपका क्रशिंग के थ्रू रॉक ब्रोकन होता है। ये हो गया परक्यूसिव है, तो यहाँ पे हो गया चिपिंग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग को लग रहा है ज्यादा हो गया आज, तो हम लोग डिस्पर्स करते हैं आज से क्लास। ठीक है, समझ में आया ना आज का कुछ? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.